गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कंप्रेशन मेंबर के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे बिल्ट अप सेक्शन। बिल्ट अप सेक्शन होता क्या है? तो बिल्ट अप सेक्शन ऐसा खंड जिस पर जब अधिक भार वहन करता है तो क्या करते हैं, दो या दो से अधिक खंडों को संयुक्त करके एक संरचना बनाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, संगठित खंड। जैसे डबल आई खंड, डबल टी खंड, चैनल खंड। ठीक, ये हमारे क्या कहलाते हैं, बिल्ट अप सेक्शन कहलाते हैं। अब कह रहा है कि संगठित खंड की व्यवस्था। अब मान लीजिए कि जो हम खंड बनाते हैं, जो हम बिल्ट अप सेक्शन बनाएंगे, जो दो या दो से अधिक खंडों को संयुक्त करके जो खंड बनाते हैं, उसमें हमको करना क्या है कि उसका अरेंजमेंट हम कैसे कर सकें। ठीक, तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारा अरेंजमेंट होता है कि बीच में ऐसे मान लीजिए पतली प्लेट है और ऊपर फ्लैन, दोनों साइड फ्लैन में क्या किया, पतली पतली प्लेट जोड़ दिया गया। तो ये हमारा कैसा सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया। जब आई सेक्शन होगा तो इस पर जब हम लोड लगाएंगे तो लोड बियर करने के कारण क्या होगा, ये थोड़ा सा बेंड करेगा, बक्कल करेगा। तो ये क्या होगा, तो इस कारण क्या होता है कि जो फ्लैन इसलिए दिया जाता है कि जो हमारा लोड होता है वो बियर कर ले, जिससे हमारी जो सेक्शन है उस पर बकलिंग डेवलप ना हो पाए। ठीक, दूसरा है अत्यधिक भार के लिए। जब क्या होता है, खंड पे अधिक भार होता है तो हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक खंडों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे ये आई है, देखिए ये आई, ये क्या किए, दो सेक्शन को आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक, तो ये हमारा कैसा खंड खिल गया, चैनल सेक्शन में आ गया। ठीक, या क्या किए, दो आई खंडों को आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ये हमारा कैसा खंड हो गया, दो या दो से अधिक खंडों को जब जोड़ दिया गया तो ये हमारा कैसे सिस्टम में आ गया, लैसिंग सिस्टम में आ गया। ठीक है, लैसिंग सिस्टम में आ गई। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक खंड होते हैं तो उनके बीच में जब जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं, तो जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, आई एक्स एस बराबर आई वाई वाई हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा। हमेशा इसको हमको क्या करना, कंसीडर करते हुए न्यूमेरिकल या डिजाइन करना होगा। ठीक, अब आते हैं संगठित खंडों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, डी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखिए सामने आपको एक सेक्शन दिया है, चैनल सेक्शन है। इसमें देखिए क्या है, इन दोनों की जो बैक टू बैक डिस्टेंस है वही हमारा डिस्टेंस डी है। ठीक, या इनर की तरफ की शेप है तो जो इन दोनों के बीच की आउटर फेस की दूरी या इनर फेस की दूरी, ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बिल्ट अप खंडों के बीच की दूरी कहलाता है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। अब देखिए क्या करेंगे, जब दोनों खंडों को आपस में बराबर कर लेंगे, आई एक्स बराबर आई वाई करेंगे तो टू क्या होगा, दो सेक्शन है, टू आई एक्स एक्स इंटू टू आई वाई वाई, ए ब्रैकेट में डी बाई टू सी वाई वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए डी दिख रहा है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू को इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब जैसे एक न्यूमेरिकल दिया सामने, देखिए दिया है, न्यूमेरिकल है, कह रहा है एक कॉलम 2ISLC मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग कॉलम, ठीक है, या लाइट कॉलम, जिसमें 400। इसको जाकर स्टील टेबल में देखेंगे तो आपको सारी वैल्यू वहाँ से ये पुट कर लेंगे। खंडों को क्या कह रहा है कि फ्लैंज इसके अंदर की ओर करके, मतलब कि इसके देखिए सिरा क्या कर दिया है, अंदर की ओर जोड़ा गया है। इसके बीच की बैक टू बैक, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस कॉलम की जो प्रभावी लंबाई दिया है वो कितना दिया है, हमें 5.5 मीटर दिया है। ठीक, तो कॉलम की सामर्थ्य भी ज्ञात करना है। तो अब देखिए पहले कह रहा है ISLC सेक्शन है तो ISL इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन पे तुरंत जाइए और वहाँ पे 400 की वैल्यू पे जो भी वैल्यू दिया है पहले उसको लिख लीजिए। ठीक, जैसे एरिया दिया होगा, एरिया दिया होगा, RXS की वैल्यू दिया होगा, ठीक, IXS की वैल्यू दिया होगा उसको लिख लीजिए, IYY की वैल्यू दिया होगा उसको लिख लीजिए और CYY की वैल्यू दिया होगा उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जब संयुक्त खंड है तो 2 इंटू एरिया होगा, जब संयुक्त खंड है तो क्या होगा, 2 इंटू एरिया हो जाएगा। तो दो खंड है तो एक क्षेत्रफल हो गया। ठीक, तो इसके बाद सारी वैल्यू को फाइंड आउट करते समय अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो IXX को बराबर कर लेंगे IYI को। ठीक, हमें पहले दूरी निकालना है संगठित खंडों में। अब दूरी जब निकालना है तो दूरी के लिए आपको सूत्र पता है, 2 इंटू IXX 2 इंटू IYY प्लस ए डी बाई टू माइनस सी वाई वाई का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करिए और पुट करने के बाद देखिए जो हमारा डी आता है, डी का जो मान आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 352 mm। जो हमारा बिल्ट अप सेक्शन अंदर की ओर रखा गया है, इनके जो बीच की दूरी आ रही है 352 mm आ रही है। ठीक,
इसके बाद हमको क्या निकालना है, आर मिनिमम की वैल्यू निकालना है। तो आर मिनिमम बराबर हो बताया गया है √i/a, ठीक, i/a। अब देखिए दो खंड है तो i(x)(x) करेंगे, ठीक, 2 × i(x)(x)/2 × a ब्रैकेट अंडर रूट में बराबर आर मिनिमम। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक। जब आर मिनिमम फाइंड आउट हो जाएगा तो हमें क्या निकालना था, सामर्थ्य। क्या निकालना था, सामर्थ्य निकालना था, ठीक। तो जब सामर्थ्य निकालना था तो सामर्थ्य बराबर, अब देखिए लेमडा बराबर होता है आर मिनिमम, यहाँ से निकाल लेंगे। तो लेमडा की वैल्यू आपको बताए हैं पिछली क्लास में कि आर लेमडा 30 है 40, एक्यूरेट 32 तो आती नहीं। फिर इसको करके सिग्मा AC की वैल्यू भी क्या करेंगे, इंटरपोलेशन की विधि के द्वारा निकाल कर फिर क्या कर लेंगे, सामर्थ्य की गणना कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा होता है बिल्ट अप सेक्शन, ये होता है हमारा क्या है, बिल्ट अप सेक्शन कैसे बैक टू बैक डिस्टेंस निकालते हैं। अब आते हैं डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। अब कंप्रेशन मेंबर का अभिकल्पन करना कैसे करेंगे, जब कोड़ी खंड दिया रहेगा, स्टेप फर्स्ट याद कीजिएगा, आवश्यकता उपांक के लिए क्या करना है, प्रतिबल का संभावित मान, उसमें प्रतिबल की वैल्यू नहीं दिया हो तो उसे संभावित कर लेंगे। अगर L/R का रेशियो 100 है तो उसके लिए 80 एम्पियर 80 मेगापास्कल ले लेंगे, ठीक है। अगर संगठित खंड है तो कितना ले लेंगे, 140 मेगापास्कल, ठीक है। ये होता है पहला स्टेप हो गया हमारा। कह रहा है दूसरा स्टेप आवश्यक क्षेत्रफल। जब आवश्यक क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर आपको पता ही है फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी फोर्स अपॉन स्ट्रेस होगा, एरिया होता है, तो यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ से निकाल आएगा फोर्स अपॉन स्ट्रेस। इसके द्वारा क्या निकालेंगे, हम आवश्यक क्षेत्रफल निकालेंगे। और उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या है होगा, परिभ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण त्रिज्या कैसे निकलेगी, आर मिनिमम बराबर L/λ, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या निकाल लेंगे, परिभ्रमण त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक। जब परिभ्रमण त्रिज्या निकल जाएगी तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है, वो क्या है, दो कोड़ी खंड है अक्षों के समांतर, आर मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे। तो आर मिनिमम बराबर क्या होता है, √I_min/a, इसके द्वारा निकाल लेंगे, ठीक। फिर लेमडा के द्वारा क्या निकाल लेंगे, सिग्मा AC की वैल्यू निकालेंगे। और सिग्मा AC की वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे होता है ये आपको बताया गया है। उसके बाद लास्ट स्टेप जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, सामर्थ्य। तो P बराबर A × सिग्मा AC, ठीक। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो क्या है, जांच करना रहता है, ठीक। तो जांच करने के लिए हमें क्या करना है, रिवेट जोड़ के लिए, वेल्ड जोड़ के लिए लंबाई रिवेट की संख्या ज्ञात करना है। रिवेट की संख्या बराबर क्या होती है, अच्छी भार बटे रिवेट मान। और L बराबर क्या होता है, कैपिटल L - 2s, ये प्रभावी लंबाई निकाल लेंगे। अब रिवेट मान आपको बताया ही गया है, PS और PB में क्या होता है, जो PS निकाल लेते हैं और PB निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकालते हैं, दोनों में जो कम होता है वो हमारा रिवेट मान होता है। और अच्छी भार हमको दिया रहेगा, वहाँ से नंबर ऑफ रिवेट निकाल लेंगे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, चालक या बैटन पद्धति, मतलब कि लैसिंग या बैटन पद्धति। आप देखते होंगे टावर वगैरह पे ट्रस वगैरह का शेप दिया रहता है, ठीक है। तो वो जो पद्धति होती है वो हमारी कैसी पद्धति होती है, लैसिंग या बैटन पद्धति, ठीक है। या तो चैनल में देखते होंगे कि जब स्लाइड करते हैं तो उसमें कुछ पत्तियाँ क्रॉस वे में बनी होती है, इस टाइप की बनी होती हैं, ठीक है, इस टाइप की बनी होती है। तो ये हमारी जो जैसे जो उपांगों को लेकर कई सारे उपांगों को जोड़कर एक पैनल बनाया गया है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये पद्धति हमारी क्या कहलाती है, लैसिंग पद्धति कहलाती है, ठीक। अब लैसिंग पद्धति दो टाइप की होती है, एक सिंगल टाइप की होती है और जो दूसरी क्या होती है, डबल लैसिंग पद्धति होती है, ठीक। तो देखिए एकल पद्धति में क्या होता है, एकल पद्धति में क्या होता है कि जो जालक छड़ें होती है, जो छड़ें होती है, ये देखिए सब कुछ अनेक छड़ें दिख रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं, जालक छड़ें हैं, ठीक। ये क्या होती हैं, क्रमागत त्रिभुजा के अनुसार बनती है, मतलब इस टाइप की बनती हुई चली आएंगी, ठीक। तो ये हमारी क्या होती है, सिंगल लैसिंग सिस्टम होती है। और डबल लैसिंग पद्धति में क्या होता है, कैसा बनेगा, शेप को एक दूसरे के क्रॉस एक्स के रूप में बनता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डबल लैसिंग सिस्टम, ठीक। इसके बाद आता है बैटन पद्धति।
लास्ट टॉपिक है। तो पैटर्न पद्धति क्या होती है, इस पैटर्न पद्धति में घटक और खंडों के पैटर्न प्लेटों द्वारा बांधा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि ये प्लेट होती है और इसको क्या करते हैं, पैटर्न में ये जालक छेड़ें होती हैं, इनको क्या कर दिया था आपस में रिवेट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक, और इस पर क्या होता है, जो भी लोड होते हैं वो हमारे वहाँ से क्या होता है, एक अच्छे से दूरी पे कार्य करते हैं, ना कि सेंटर पे कार्य करते हैं। ठीक, तो ये इस पद्धति, ठीक है, तो इस पद्धति का आजकल ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, ये था हमारा कंप्रेसर मेंबर। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कॉलम बेस के बारे में। ठीक, थैंक यू क्लास।